हेलो दोस्तों, इस हफ्ते के पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं 5 सवाल और पांचों सवाल के आप आंसर्स देंगे और जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है इनमें से जिन स्टेट्स को स्टेटहुड ग्रांट किया गया था, फुल स्टेटहुड ग्रांट किया गया था। यूटी नहीं पूछा है, स्टेटहुड पूछा है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऊपर आधारित, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर ये सवाल आपसे पूछा गया है। तीसरा सवाल है कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में आप जानते हैं, और अगर जानते हैं तो कितना जानते हैं, इस चीज को एनालाइज करने वाला ये क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा सवाल है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में एक ऑप्शन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन की एक ऑप्शन। रीजन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब मिक्स्ड ऑप्शंस देखते हैं या मिक्स्ड ऑप्शंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स देखते हैं तो तब हमें थोड़ा सा सावधानी से अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। और आखिरी में आपसे रीसेंट एक करंट अफेयर्स में से सवाल पूछा गया है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके 5 सवाल है, पांचों सवाल आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और हमारे साथ इसको आगे लेके जाएं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आंसर्स डिस्कस करें, आपको ये बहुत ही बड़ी खबर देने वाला हूं। संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो हमारा 2023 का प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बनता जा रहा है। रोज बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको एनरोल करने आ रहे हैं, तो और एक इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसके थ्रू आप इसके अंदर जो एनरोलमेंट है वो अब 7999 रुपीज़ में करा सकते हैं। सो इसके प्राइस को ड्रॉप किया गया है स्पेशली बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड, और 7999 में इसको अब आपके लिए लेके आया गया है। इस कोर्स के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के कंसेप्ट्स, पर्सनल 1:1 मेंटरशिप, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए और फुल लेंथ टेस्ट साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपके डाउट्स का रेजोल्यूशन भी करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द इसमें जरूर एनरोल करवाएं। दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहला सवाल था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन सभी स्टेट्स के फुल स्टेटहुड प्राप्त होने का। बड़ा ही आसान है, पॉलिटी में हमने पढ़ा होता है कि सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट तो बना था 1950 में, दैट इज आंध्रा, तो क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले आंध्र प्रदेश होगा। सेकंड नंबर पे आपके महाराष्ट्र और गुजरात आएंगे 1960 के अंदर, जिनको स्टेटहुड मिला था। बॉम्बे प्रोविंस से महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। फिर आते हैं नागालैंड की तरफ दोस्तों, 1963 के अंदर नागालैंड को स्टेटहुड मिला था। एंड फाइनली व्हेन वी कम टू द लास्ट ऑप्शन, दैट इज फोर्थ, हरियाणा और पंजाब, इनकी बाइफर्केशन 1966 में हुई थी जस्टिस शाह कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, और हिमाचल प्रदेश भी इनमें से अलग किया गया था, बट उस वक्त उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सही जवाब है सी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के कैंडिडेचर के बारे में बात की गई है। तो अगर आपने बात करनी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो पर्सन इलेक्ट होने वाला है, अ पर्सन to be elected to the legislative council may not be an elector for an assembly constituency in the state, that is wrong। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है और दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाती है। दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 169, और 170-71 के अंदर इसकी कॉम्पोजिशन लिखी हुई है। और अगर हम बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की, तो हमने लास्ट प्रीमिक्स में डिस्कस किया था, वन ऑफ द प्रीवियस प्रीमिक्स में भी हमने डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, दैट इज 5/6 ऑफ द मेंबर्स, एंड 1/6 ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्शन के अंदर इसमें कैंडिडेट आते हैं, उन इलेक्टेड मेंबर्स का जरूरी है कि वो उस स्टेट के अंदर के इलेक्टर हो, यानी उनका वोटर कार्ड जो बना होना चाहिए वो उस स्टेट के अंदर बना होना चाहिए। सिमिलरली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि विधानसभा है, अभी हम बात कर रहे थे विधान परिषद की, विधानसभा है, उसके अंदर अगर आपने एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है तो ये जरूरी है कि आप उसी स्टेट के अंदर के इलेक्टर हो। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर एमएलए बनना चाहते हैं तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड महाराष्ट्र की किसी कंस्टिट्यूएंसी का ही होना चाहिए।
एंड सेम गोज फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो। 6 स्टेट्स के अंदर हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं और बाकी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यानी कि वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं और 6 स्टेट्स बाईकैमरल लेजिस्लेचर। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि कौन से स्टेट्स बाईकैमरल है। काफी आसान ये सवाल आपके लिए हो जाना चाहिए। तीसरे सवाल के ऊपर चलते हैं। पहली स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बैलेंस के बारे में स्टेटमेंट है, जिसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कहा गया कि इसने प्राथमिकता दी, प्राइमेसी दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ओवर फंडामेंटल राइट्स। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहली। आर्टिकल 31C के अंदर यह क्लॉज ऐड कर दिया गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कि लॉज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स cannot be declared invalid by the courts on the ground of violation of some fundamental rights। तो आर्टिकल 31C के अंदर ये जो क्लॉज ऐड किया गया था इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लेके आया था। दूसरी बात या दूसरी स्टेटमेंट यहां पे ये है कि मिनर्वा मिल्स केस के अंदर 1980 में सुप्रीम कोर्ट की मिनर्वा मिल्स केस की जजमेंट आई थी। मिनर्वा मिल्स केस के अंदर यह कहा गया था कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4। बिल्कुल सही है। पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इन्होंने यह कहा कि दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली जो चेंज की गई थी कि किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए जो किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए जो फंडामेंटल राइट वायलेट आप कर सकते हो, और वो कोई भी फंडामेंटल राइट हो सकता है वायलेट, ऐसा यहां कहा गया था। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये एक्शन, आपका ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। 1980 में ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। ऑल्दो एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स है, दे वर एक्सेप्टेड टू बी सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर 39B एंड 39C। अब आप मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 39B और 39C के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं। तो मिनर्वा मिल्स केस में यह बात कही गई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, आपको इन दोनों के बीच में बैलेंस करना चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट जो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की रिकमेंडेशन के बारे में है, क्या इसने यह कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जस्टिशिएबल बना देना चाहिए? जस्टिशिएबल का मतलब है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते हैं तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं यह कहने के लिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे? अभी तक तो हमें पता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जस्टिसेबल नहीं है। तो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये साल 2000 के अंदर कंस्टिट्यूट किया गया था। इसको हेड कर रहे थे भारत के एक्स सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस MN वेंकटचालिया जी, और इनकी 11 मेंबर की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी साल 2002 में। इस 11 मेंबर की कमेटी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जस्टिशिएबल बना देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही थी। कुछ बातें जैसे कि इस चैप्टर का यानी जो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पर DPSP है, उसका नाम चेंज करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एक्शन रख देना चाहिए, पहली रिकमेंडेशन। दूसरा, उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपको स्टेट को सौंप देनी चाहिए, यानी दिस शुड आल्सो बी एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऑल्सो ये कहा गया कि एक नेशनल एजुकेशन कमीशन हर 5 साल बाद बनाया जाना चाहिए एंड इंटरफेथ कमीशन बनाया जाना चाहिए टू एस्टैब्लिश inter-religious harmony and social solidarity. Also, there must be a body of high status to review the implementation of directive principle कि directive principle implement हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको review करने के लिए एक body होनी चाहिए। तो आप अगर मान लीजिए मेंस के अंदर भी इस क्वेश्चन आता है, ऑल्दो मैं प्रीमिक्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन किसी ने ऐसे पाप तो नहीं लगता ना कि अगर आप मेंस के लिए एक आधा पॉइंट प्रीलिम्स में से पढ़ लो, क्या दिक्कत है? एग्जाम तो एक ही है, भेदभाव क्यों करना प्रीलिम्स और मेंस में? तो अगर आप मेंस में इनकी रिकमेंडेशन में से कोई टॉपिक उठा लेते हो, कोई रिकमेंडेशन उठा लेते हो, तो अभी सीख लो, है ना। तो ज्ञान जहां से भी मिलता है ना, और खास तौर पे एग्जाम यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम ज्ञान वो ले लेना चाहिए। तो यहां मेंस के लिए भी आपके लिए कुछ पॉइंट्स इकट्ठे हो गए हैं। चौथा पॉइंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपसे पूछा गया है कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स
लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी होनी चाहिए? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है? जी हाँ, मेंशन्ड है। सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 170, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500, ऐसा लिखा गया है। तो इसका मतलब अपर लिमिट 500 नंबर ऑफ सीट्स हो सकती हैं किसी असेंबली में, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। आपसे बोला था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो क्या 1 इनकरेक्ट है? नहीं। दूसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहला पार्ट तो सही है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, बट इट इज नॉट इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनफैक्ट इट इज इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 43A, दिस इज अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जिसके थ्रू आप देखते हो कि ट्रेड यूनियंस वगैरह को काफी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी मिलता है। तो स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सूटेबल लॉज टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स। आपसे मेरा यह सवाल है कि 43A कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे संविधान में ऐड किया गया था? दोबारा सुन लीजिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 43A किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया होगा, एक्ट किया गया होगा। अगर आपको वैसे पता भी नहीं होता तो जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C दिखे, इसका मतलब ये समझ लो कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके डाला गया होगा। तो 43A कौन से अमेंडमेंट ने लेके आया था? आखिरी सवाल, रिगार्डिंग सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आपसे पूछा गया है। तो अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर, इंडिया यानी नेशनल लेवल पे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की रैंकिंग्स निकली है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। जवाब है नहीं, नीति आयोग ने नहीं किया है। इनफैक्ट ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने कैलकुलेट किया है और इसको प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को सौंप दिया है। All 3 best performing districts are from Himachal Pradesh. This is also not true. 2 out of the 3 are from Himachal Pradesh, but all 3 are not from Himachal Pradesh. तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स क्या है? स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया की एक रैंकिंग है, जिसको बनाया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव, और इसको सबमिट किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर की उन्हें। अब इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली 3 क्रिटिकल डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशन नंबर 1 बेसिक ह्यूमन नीड्स, डायमेंशन नंबर 2 फाउंडेशंस ऑफ वेलबीइंग, और डायमेंशन नंबर 3 अपॉर्चुनिटी। तो ये 3 डायमेंशंस तो रट लेने हैं, आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक ह्यूमन नीड्स में आप क्या देखते हो? न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, वाटर, सैनिटेशन, शेल्टर, ये रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ टाइप की चीजें। दूसरा, फाउंडेशन में आप क्या रखोगे? आप एजुकेशन को रखोगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रखोगे, क्लीन एनवायरनमेंट को रखोगे, और अपॉर्चुनिटी के अंदर आप बात करोगे सिविल राइट्स की, पर्सनल राइट्स की, फ्रीडम की, एक्सेस टू हायर एजुकेशन की। तो ये 3 बड़े बड़े डायमेंशंस जो यहां पे, जिनके बेसिस पे रैंकिंग निकाली जाती है सोशल प्रोग्रेस की। अब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो भारत की रैंक उसमें है 110 आउट ऑफ 169 कंट्रीज। दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कौन सी कंट्री में उसके हेडक्वार्टर हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे, है ना? खुद से आपको कुछ काम करने के लिए भी होना चाहिए, सारा कुछ आपको यहीं पे प्रोवाइड नहीं कर रहा मैं, ठीक है? कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, सब चीजें सब लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो 110th आउट ऑफ 169 नेशन आप इसमें रैंक करते हैं एज एन इंडियन, मतलब इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे ये रैंक है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के अंदर स्टेट्स और यूटीज की भी रैंकिंग निकली है और डिस्ट्रिक्ट की भी रैंकिंग निकली है। स्टेट और यूटी रैंकिंग में टॉप 3 कौन से हैं? नंबर 1 इज पुडुचेरी, नंबर 2 इज लक्षद्वीप, एंड नंबर 3 इज गोवा। ऑल वेरी गुड ट्रैवल डेस्टिनेशंस, ऑल वेरी गुड ट्रैवल डेस्टिनेशंस, सभी जगह बीचेस अवेलेबल हैं और सभी जगह सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बहुत अच्छा स्कोर पे देखा गया है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लोएस्ट स्टेट्स, द लोएस्ट रैंक स्टेट्स, उसमें झारखंड और बिहार आपके सामने है। 43.95 इनका स्कोर है, 43.95, 44.47। स्कोर मत याद करो, बट इन जनरल यू शुड नो कि हाईएस्ट जो स्कोर है वो 66 के आसपास है पुडुचेरी का। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग्स की, तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से 2 हिमाचल के हैं, सोलन और शिमला हिमाचल प्रदेश के हैं, एंड एजॉल मिजोरम। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स, दीज आर द टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन सोशल प्रोग्रेस इंडिकेटर रैंकिंग। दैट इज ऑल इन दिस वीक्स प्रीमिक्स। अगले हफ्ते हमारे साथ दोबारा जरूर जुड़िएगा और 5 क्वेश्चन से 5 फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स जरूर याद कीजिएगा।